Hello, aspirants, and welcome to History, Art, and Culture Revision modules. Today, this will be our lecture number one. I'm not taking any introductory lecture because हम लोग PYQ वगैरह पहले देख चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी देख सकते हैं एंड देखना भी चाहिए, जरूरी भी हो जाता है एंड रेगुलर देखना जरूरी है ताकि आप फोकस रहें कि हमें एग्जैक्टली टॉपिक किस तरीके से तैयार करने हैं। पिछले 2 साल से हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं क्वेश्चंस में, कुछ डायनेस्टीज पूछी जा रही हैं एंड एट द सेम टाइम उनके कंटेम्प्रेरीज भी। दैट मीन्स हर डायनेस्टी का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं हमें पता होना जरूरी है, तभी हमें ये याद रह सकता है कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन रहे होंगे, राइट। इसके अलावा जीआई टैग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अलग अलग चीजों को जीआई टैग मिलता रहता है, उनकी कुछ क्वालिटीज जानेंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन था जहां पे अजंता केव्स, इलोरा केव्स पे क्वेश्चन आया था एंड ये पूछा, उसमें एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह का था, इट इज लोकेटेड अक्रॉस दिस रिवर, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे पिछले जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे देखे गए, या तो स्टैंडर्ड बुक से हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम जो अदर 50% क्वेश्चन हैं, यू नीड टू कनेक्ट दैम फ्रॉम करंट टू स्टैटिक। करंट स्टैटिक का लिंकेज बहुत जरूरी है उसमें। तो यहाँ पर जब हम लोग अभी जैसे पढ़ेंगे, होयसाल के 3 टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसी के साथ हम होयसाल डायनेस्टी प्रिपेयर कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे टेम्पल्स की बात आ रही है, सो हमें तीनों की कंपैरिजन, दैट इज नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल एंड विसारा स्टाइल, ये इन तीनों को भी कवर करेंगे। सिमिलरली एक और चीज न्यूज में रही थी, दैट इज कोणार्क सन टेम्पल पे जो व्हील है हमारा, ठीक है, वो G20 के टाइम थीम रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी गेस्ट को वेलकम किया था, उसके सामने ही फोटो खिंचाए गए थे। तो उसके बारे में वहां से हम लोग जानेंगे अबाउट द कलिंग आर्किटेक्चर, राइट। सो जैसी जैसी करंट चीजें रही होंगी उसी से रिलेटेड हम लोग उसके स्टैटिक को कनेक्ट करते चलेंगे एंड साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और जहां पर एकदम स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जाना होगा, जैसे संथाल रेबिलियन को लेकर एक न्यूज आर्टिकल था, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप वो ट्राइबल रिवोल्ट जितने भी हैं, ये आप अपने स्पेक्ट्रम में जाके ऑन द सेम डे रीड करेंगे। ओके, सो दैट्स हाउ यू गोना अप्रोच योर हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं विद लेक्चर नंबर 1, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हिट कर पाए एग्जाम में। फर्स्ट फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस विच सेज दैट कर्नाटका sacred ensembles of Hoysal inscribed on UNESCO World Heritage List। ओके, सो यहां पर इन टेम्पल्स के बारे में जानेंगे, एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा जानना होगा होयसाल डायनेस्टी के बारे में, ठीक, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और क्योंकि टेम्पल्स की बात है तो हम लोग जितनी भी आर्किटेक्चर स्टाइल है हमारे टेम्पल्स में, 3 इंपॉर्टेंट, उन पे डिस्कस करेंगे। तो अगले 20 मिनट हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 3 टेम्पल्स हैं जिनको शामिल किया गया है। द फर्स्ट वन इज चेन्ना केसावा टेम्पल विच इज ऑल्सो नोन एज विजय नारायण टेम्पल, ये है बेलूर में, ठीक है, सभी कर्नाटका में ऑब्वियसली, क्योंकि रूल भी वहीं पर किया है। 12th सेंचुरी में ये बनाया गया था एंड इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ यागची रिवर, इसी को बदारी रिवर भी कहा जाता है, एंड ये अल्टीमेटली जाके ज्वाइन करती है हेमावती रिवर को। ये बनवाया गया था बाय किंग विष्णुवर्धन इन 1117 सी ऑन दी बैंक्स ऑफ यागची रिवर इन बेलूर, ऑल्सो नोन एज वेलापुर, ठीक है। बेलूर नाम इसको बाद में दिया गया, उसके पहले ये वेलापुरा नाम से जाना जाता था, एंड दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू विष्णु। ओके, सो यू हैव दैट आइडिया कि हाँ, कहीं ना कहीं वैष्णवाइट ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज कर रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसके टेम्पल्स में आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि नगर स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया में, द्रविड़ स्टाइल सदर्न इंडिया में, एंड ये जो वैसारा स्टाइल था ये हमारा जो बीच का एरिया है जिसे हम लोग डेक्कन कहते हैं, इसी महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में वेसारा स्टाइल फॉलो की जाती थी। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आप ये जो इसका बेस देख रहे हैं, ये बेस है स्टार शेप्ड का, ना रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, ठीक है, ये स्टार शेप का है। सो वन फीचर आपको जो वैसारा स्टाइल का याद हो जाता है यहाँ से, दैट जो बेस तैयार किया जाता था जिसको हम लोग जगती कहते हैं नगर स्टाइल में, अभी हम ये सारी चीजें जानेंगे डिटेल में। यहाँ पर जो बेस होता था वो यूजुअली स्टार शेप का बनाया जाता था, ठीक है। दिस इज वन थिंग जो आपको याद हो जानी चाहिए अभी, ठीक है। चेना केसवा टेम्पल बेलूरू में है, यागची रिवर के बैंक्स पे बना हुआ है, एंड ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। सेकंड पे चलते हैं, होयसालेश्वरा टेम्पल जो कि लोकेटेड है हेलबिडु, इसलिए इसको हेलबिडु टेम्पल भी कहा जाता है, ये भी 12th सेंचुरी में बनाया गया था, बट दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा।
होयसाल रूलर्स के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये लोग पहले पैट्रोनाइज कर रहे थे जैनिज्म को। उसके बाद धीरे धीरे ये कन्वर्ट होना शुरू हुए टुवर्ड्स दी वैष्णवाइट, राइट। और ये टेम्पल सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द्वार समुद्र टैंक। अब द्रविडियन स्टाइल की जब हम लोग बात करेंगे ना, हम उसमें देखेंगे कि ये लोग अपना जो कंपाउंड होता था मंदिर का, उसमें टैंक्स जरूर बनाया करते थे। नगर स्टाइल में हमें टैंक वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक वेल हो सकता है बस, ठीक है। लेकिन ये लोग टैंक्स जरूर बनाया करते थे और उसके अक्रॉस ही मंदिर लोकेट होते थे। और क्योंकि बेसारा द्रविड़ और नगर दोनों स्टाइल का मिक्सचर है, ठीक है, इसलिए यहां पर भी इन्होंने टैंक बनाया और उसी के अक्रॉस होयसालेश्वरा टेम्पल बनाया गया। ये भी सेम किंग ने बनाया था, दैट इज विष्णुवर्धन। ओके, यहां पे दोनों की बात हुई। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे कुछ इशू हुआ है, गिव मी अ मिनट। ओके, थोड़ा पीपीटी में कुछ इशू है। नाउ राइट। ओके, नाउ थर्ड टेम्पल इज केशवा टेम्पल विच इज लोकेटेड इन सोमनाथपुरा, ठीक है। बेलूर हो गया, हेल्बिडू हो गया, एंड द थर्ड वन जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज सोमनाथपुरा में केशव टेम्पल। और यहां भी आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, ये बेस जो है ये पूरा का पूरा स्टार शेप्ड है, ठीक है। स्टार शेप प्लेटफॉर्म प्रेफर किया जाता था वैसारा स्टाइल में। दिस इज डेडिकेटेड टू वैष्णव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी एट सोमनाथपुरा कर्नाटका। ये बनाया गया था 1258 में, एंड ये किसी किंग ने नहीं बनाया था, एक्चुअली इट वाज मेड बाय सोमनाथ दंड नायक हु वाज द जनरल ऑफ होयसाल किंग नरसिम्हा III। ओके, सो दिस वाज नॉट एग्जैक्टली मेड बाय द किंग बट ही इज जनरल। बात करते हैं इनके आर्किटेक्चर की, अभी हम डिटेल में आएंगे, पहले एग्जैक्टली होयसाल टेम्पल्स की ही बात कर लेते हैं। इंट्रिकेट स्कल्पचर्स, काफी स्कल्पचर्स बनाए जाते थे मंदिर के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इमेज में इतना क्लियर नहीं दिखेगा। ये सारी जो पिलर्स वगैरह जिनको हम वॉल कहते हैं साइड की, ये पूरी की पूरी स्कल्पचर से भरी होती थी। ठीक है, अब हम लोग अगर स्कल्पचर बना रहे हैं स्टोन जैसी चीज पर, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पत्थर जो रहा होगा किसी ना किसी सॉफ्ट टाइप का रहा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता था सोप स्टोन विच इज इजी टू कार्व। ठीक है, अब इस पर एनिमल दिखाए जा सकते हैं, डेली लाइफ के सीन दिखाए जा सकते हैं, या फिर स्टोरीज दिखाई जा सकती है फ्रॉम एपिक्स एंड पुराण्स। सेकेंड इज कि यहां पर इनका जो आर्किटेक्चर था, इट इज एक्चुअली दी कन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस स्टाइल। फॉर एग्जांपल द्रविडियन आर्किटेक्चर जो कि पल्लवा एंड चोला टेम्पल्स में क्लियरली देखने को मिलता है, वेसारा स्टाइल जो कि डेक्कन में चालुक्यन एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टेम्पल्स में देखने को मिलता है, एंड नॉर्थ की नगर स्टाइल भी। तो सभी आर्किटेक्चरल टेम्पल स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलता है हमें होयसाल टेम्पल्स में। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यहां पर ये लोग प्लेटफॉर्म बनाते थे, स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आर्किटेक्चर में, चाहे वो स्कल्पचर्स हों या मैसन्स हों, इन सब ने अपने नाम छोड़े हुए हैं यहाँ पर, और कई बार एडिशनल डिटेल्स भी दी हुई है, तो हमें ये भी पता चलता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे बनाने वाले लोग कौन थे। ओके, और सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि किस तरह के या किस पर्टिकुलर कास्ट के लोग किस तरह का ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। ये शुरू में ये लोग जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, बट धीरे धीरे ये शिफ्ट देखा गया इनमें टुवर्ड्स हिंदुइज्म एंड स्पेशली टुवर्ड्स दी वैष्णवाइट्स। अब चलिए इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में आते हैं। ये हम लोग एग्जैक्टली इंडिया देख रहे हैं 1235 का, ठीक है। 1235 तक दो चार इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी थी। सबसे इंपॉर्टेंट था दिल्ली सल्तनत यहाँ पे बन चुका था, ठीक है। तो हम आप लगातार देखेंगे इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड आते आते ये जितनी डायनेस्टी थी, होयसाल, काकतीय डायनेस्टी या यादव डायनेस्टी, इन सब पे दिल्ली सल्तनत का असॉल्ट शुरू हो चुका था, राइट, दैट इज वन थिंग। और इसके पर्टिकुलरली इसके कंटेम्परेरीज की अगर हम बात करें, तो होयसाल पहले देवर एक्चुअली दी फ्यूडेटरीज, these Hoysals were actually the feudatories of Western Chalukyas. यू रिमेंबर नॉर्थ इंडिया में एक टाइम पे हर्षवर्धन ने रूल किया, ठीक है। उसके बाद इधर यहां पर चालुक्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी नर्मदा के नीचे, पुलकेशिन सेकंड वाली। फिर ये चालुक्यन डायनेस्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक हुई वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी और एक हुई ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ पेंगी। ये दोनों भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई, और ये जो वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी थे, इन्हीं की फ्यूडेटरी हुआ करते थे होयसाल्स, जिन्होंने आगे चल के खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और स्टैब्लिश किया होयसाल एम्पायर। क्लियर, एंड फिर ये पूरा जो रीजन था ये आ गया था यादव ऑफ देवगिरीज के अंडर में, इधर का रीजन आ गया था काकतीज के अंडर में, और यहां पे तब तक राइज हो चुका था होयसाल्स का। तो होयसाल्स की अगर कंटेम्पररीज की बात की जाए, तो यू शुड रिमेंबर दैट दिल्ली सल्तनत इस वक्त स्टैब्लिश हो चुकी थी।
इनके कंटेम्पररीज में वेस्टर्न चालुक्यास की थोड़ी सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं रही थी जितनी की पहले थी। ओके, उसके अलावा यादव, काकतीय, चोलास एंड पांड्यास, ये सब इनके कंटेम्पररीज रहे हैं। ठीक है, ऐसे 2 साल से, पिछले 2 साल से इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि कौन किसका पर्टिकुलर डायनेस्टी का कंटेम्पररी या फिर उनकी टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करने को दिया गया है आपको। चलिए, तो इस डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने रूल किया इन प्रेजेंट डे कर्नाटका रीजन फ्रॉम 10th टू 14th सेंचुरी। ठीक है, यानी कि हमारे जो ग्रेट विजयनगर एम्पायर है, अभी उसका राइज होने से पहले इनका रूल चल रहा था यहाँ तक। इनका मेनली कंट्रीब्यूशन माना गया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड वहां की रीजनल पॉलिटिक्स में। हु वाज द फाउंडर? फाउंडर वाज नरिप कामा। They served as feudatories of the Western Chalukyas before asserting their independence. फ्यूडेटरीज की तरह काम किया, उसके बाद जाकर इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की। यहाँ पर ये सब फालतू की बातें दी है कि इनका नाम कैसे ड्राइव हुआ, तो ये माना जाता है कि ये जो साला था, ठीक है, ही सेव्ड ए सेज फ्रॉम ए टाइगर, तब से इस तरीके से इनका नाम दिया गया। बट अगेन नो वन गोइंग टू आस्क यू कि इनका नाम क्यों रखा गया। हम इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विष्णुवर्धन। उसका रूल था 1108 टू 1152 सी। ओके, और ये जो तीनों टेम्पल्स की जब हमने बात की, तो शुरू के दोनों टेम्पल इन्हीं के टाइम पर बनाए गए थे। राइट, नेक्स्ट इज विष्णुवर्धन की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो ही वॉज द रियल रूलर या रियल फाउंडर कह सकते हो, बिकॉज ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वेस्टर्न चालुक्यास। अभी तक वो फ्यूडेटरीज की तरह काम कर रहे थे, वेस्टर्न चालुक्य से मान रहे थे कि ये हमारे अंडर में है, बट इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। एक बैटल होती है इनकी, बैटल ऑफ तलाकाडू, और ये जीत जाते हैं और यहां से ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर की तरह स्टैब्लिश कर लेते हैं। राइट, दिस रूलर विष्णुवर्धन वॉज कन्वर्टेड, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। Okay, Vishnuvardhan was converted from Jainism to Vaishnavism under the influence of Ramanujacharya. आर्किटेक्चर की बात करें तो दो शुरू के फेमस टेम्पल्स इन्हीं के थे, चेन्ना केसावा टेम्पल बेलूर में एंड होयसलेश्वरा टेम्पल हैलेबीडु में। अब तक तीनों टेम्पल्स के आपको नाम याद भी हो गए होंगे। ठीक है, इनके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं नरसिम्हा वन। जनरली इन्होंने फोकस किया कंसोलिडेट करने पे, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। ठीक है, आपने खुद को कह दिया हमारी खुद की खुद का किंगडम है अब, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले पावर को एक्सपैंड करने से पहले कंसोलिडेट करना जरूरी है, ताकि एक्सपेंशन के चक्कर में बिखर ना जाए। तो इन्होंने मोस्टली काम किया पावर को कंसोलिडेट करने का, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश करने का। इसलिए इनके दौरान काफी पीस एंड प्रोस्पेरिटी देखी गई एंड आर्किटेक्चर में काफी ग्रोथ देखी गई। थर्ड नंबर पे आते हैं बल्लाल सेकंड। ठीक है, मैं सभी रूलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। बल्लाल सेकंड, बिकॉज ही वॉज द मोर पावरफुल। इन्होंने कहा कि चलिए हो गया कंसोलिडेशन, अब करते हैं एक्सटेंड। ठीक है, बाहें बहुत फैला ली, अब सीमाएं फैलाते हैं। सो his reign saw conflicts with Cholas and Western Chalukyas. अब क्योंकि आपको एक्सपैंड करना है, तो वैसी बात है कि आप कंफ्लिक्ट में आओगे अपने नेबरिंग स्टेट्स के। ठीक है, तो ये चोलास के साथ भी इनके कंफ्लिक्ट शुरू हो गए, और वेस्टर्न चालुक्यास जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट मरने जैसी हालत में थे, तो उनको भी फाइनली इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वीर बल्लभ थ्री की बात आती है। ही वॉज द लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर। ठीक है, इन्होंने इन्वेजन फेस किए फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, 1343 के अराउंड, एंड राइजिंग पावर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इन पे टू फ्रंट असॉल्ट हो रहा था, दिल्ली सल्तनत की तरफ से भी और विजयनगर एम्पायर की तरफ से भी, और इनकी डेथ के बाद ही होयसाल रूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ओके, अब इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा होयसाल्स का, वो रहा है आर्किटेक्चर फील्ड में। इन्हें कोई इनकी मिलिट्री या पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए याद नहीं रखा जाता है, इनकी डायनेस्टी को याद ही सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने जो भी मंदिर बनवाए, वो बनवाए थे स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म पे। तीन इंपॉर्टेंट टेंपल जिनके नाम हमने ऊपर देखे, चेना केशवा टेंपल बेलरू, होयसालेश्वरा टेंपल हैलबीडू, दोनों विष्णुवर्धन ने बनवाए, एंड केसावा टेंपल सोमनाथपुर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड वन दोनों विष्णु को डेडिकेटेड है, जबकि सेकंड वन वॉज डेडिकेटेड टू शिवा। ठीक है, और थर्ड वन किसने बनवाया था? द जनरल ऑफ नरसिम्हा। ठीक है, और यहाँ पे सोप स्टोन यूज किया गया। द सोप स्टोन वॉज यूज इन द आर्किटेक्चर, ताकि अच्छे से कार्विंग की जा सके, उस पर इजिली हो जाता है, सॉफ्ट रहता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अलावा आर्ट एंड कल्चर में अगर हम देखेंगे तो दे वर द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ कन्नड़ एज वेल एज संस्कृत लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट वर्क सच एज रामचंद्र चरित्र एंड जैन रामायण, दे वर रिटन ड्यूरिंग रेन ऑफ दीज होयसाल रूलर्स। इसके अलावा स्कॉलर्स की बात करें तो इनके
कोर्ट में ही स्कॉलर्स रहे जैसे जन एंड हरिहर। एक ऐसे ही क्वेश्चन आया था पहले अश्व घोष के नाम पे यूपीएससी में, तो ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि किसको किस डायनेस्टी ने पैट्रोनाइज किया। हरिहर इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस। रिलीजन, इनिशियली दे फॉलोड जैनिज्म, ठीक है, बट लेटर जो रूलर्स आए स्पेशली विष्णुवर्धन, ये कन्वर्ट हो गए थे वैष्णविज्म में। हालांकि पैट्रोनाइज इन्होंने सभी रिलीजन्स को किया, टॉलरेंट थे, ठीक है, बोथ शैविज्म एज वेल एज वैष्णविज्म। हालांकि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा 12th सेंचुरी तक थोड़ा वैष्णवाइट्स एंड शिवाइट्स में लड़ाइयां चलती थी, ठीक है, इस्लाम के आने के पहले। ओके, अब हम आ जाते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल्स पे। तो इस टेंपल में पहले मैं आपको ये सारे फीचर्स दिखाऊंगा, फिर हम कंपेयर कर लेंगे तीनों स्टाइल में, ठीक है। हम उस तरीके से नहीं जाएंगे जैसे दूसरे ट्रेडिशनल आप दूसरे कोचिंग वीडियोस में देखते हो कि एक एक आर्किटेक्चर स्टाइल को कंपेयर किया जा रहा है। नहीं, हम एक एक पार्ट उठाएंगे इसका और फिर उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं फिलहाल नगर स्टाइल, ठीक है, ये खजुराहो टेम्पल है, उसी का एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर। देखिए सबसे ऊपर तो रखा होगा कलश, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो शिखर है वो कहीं ना कहीं पॉइंटेड शेप में होगा और ऊपर कलश के साथ ये खत्म होगा, ठीक है। ऐसा कोई डोम साइड का नहीं है, इस तरीके का आर्किटेक्चर नहीं है, इट इज काइंड ऑफ दिस लाइक पॉइंटेड वन, ठीक है। ऊपर आपको कलश मिलेगा, उसके नीचे मिलेगा अमालक, और ये है पूरा आपका शिखर। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो शिखर में आप छोटे छोटे शिखर भी देख रहे हैं, ये एक शिखर बना हुआ है, ठीक है, फिर इसी पे एक और शिखर कार्व है, ये एक और बना हुआ है, एंड दिस इज वन मोर। तो ये जो छोटे छोटे शिखर बने सब्सिडरी शिखर, इनको कहते हैं हम उरुसिंगा, ठीक है, यूरुसिंगा। ठीक है, शिखर पे ही बने होते हैं ये, लेकिन छोटे छोटे शिखर हैं उसके ऊपर बने होते हैं, इनको कहते हैं उरुशिंगा या फिर सब्सिडरी शिखर, ठीक है। और ये पूरा शिखर हमारा किसके ऊपर बना होता है? ये बना होता है गर्भगृह के ऊपर, दिस गर्भगृह, यहां पर जो अंदर होते हैं मेन डाइटी बैठे होते हैं और उसी के ऊपर शिखर बनाया जाता है। इनके अराउंड ये पूरा एक सर्कम एम्बुलेटरी पाथ बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। आप यहां से घूम के पूरा सर्कल करके परिक्रमा करते हो, ठीक है, प्रदर्शिका। ऑलराइट, इसके अलावा जब आप यहां से ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं पहली बात तो, और फिर जब आप यहां से एंटर करते हो तो सबसे पहले आप जाते हो अर्ध मंडप में, सेकंड उसके बाद और बड़ा हॉल मंडप, उसके बाद महामंडप, और उसके बाद आप चले जाते हैं अंतराल में, और अंतराल के बाद आप आ जाते हैं गर्भगृह में जिसके ऊपर बना हुआ है शिखर, ठीक है। अब ये पूरा मंदिर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, यानी कि ये इतनी हाइट का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं जगती, ओके। और नगर स्टाइल में ये जो जगती है ये मोस्टली स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का होता है, राइट। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे से मंदिर टाइप बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है ट्रांसेप्ट। तो यहां तक ये समझ में आई। अब दो तीन बातें नगर स्टाइल के बारे में अभी से याद रख लीजिए, ठीक है, पहले से याद रख लीजिए कि यहां पर कोई ऐसी ज्यादा कंपाउंड वॉल वगैरह देखी नहीं जाती है कि एक पूरा कंपाउंड है उसके अंदर ये लोकेटेड है, इस तरह की चीजें नहीं होती, जनरली ओपन ही होता है, सीधे आप मंदिर तक ही पहुंचोगे, ओके। वो हमें सदर्न स्टाइल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई कंपाउंड वॉल नहीं देखी जाएगी। मंदिर के कंपाउंड में कोई अलग से इस तरह के टैंक्स नहीं बनाए जाएंगे वाटर्स के, ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा वेल हो सकता है हाथ पैर धोने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। ये दो तीन बातें यहां पर याद रख लीजिए अभी, ठीक है। अब हम आते हैं सदर्न स्टाइल में। सदर्न स्टाइल में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यहां पर जिसको हम शिखर कह रहे हैं उसी को द्रविड़ स्टाइल में विमान कहा जाता है, ठीक है, दिस इज वन डिफरेंस। जिसे नगर स्टाइल में शिखर कहा जा रहा है उसको द्रविड़ स्टाइल में विमान कहा जाएगा, ये डिफरेंस याद रखिए। अब दूसरा कि यहां पे हमारा ये एकदम सिंपल है, कर्वी लीनियर टाइप का शेप जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके पॉइंटेड हो जाएगा और कलश रखा जाएगा, ठीक है ये। लेकिन द्रविड़ स्टाइल में क्या होता है, ये थोड़ा पिरामिडल मिडल शेप होता है, स्टेप्स टाइप का, इस तरीके से फिर इस तरीके से फिर इस तरीके से, ठीक है। ये पिरामिड टाइप जैसे शेप देखते हैं ना हम लोग पिरामिड्स का, इस तरीके से जाता है ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये फर्क है हमारे नगर स्टाइल के शिखर में और सदर्न टाइप के विमान में। दूसरा, पूरा एक कंपाउंड में बना होता है ये, ठीक है, और इन कंपाउंड के एंट्रेंस पे बने होते हैं बड़े बड़े गेट, उन गेट्स को कहा जाता है गोपुरम। गोपुरम ये होते हैं बड़े बड़े एंट्रेंस गेट जो कंपाउंड वॉल पर लगभग चारों डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? विमान, हम लोग का शिखर है कर्वीलिनियर, ये विमान है थोड़ा पिरामिड के स्टेप टाइप का, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कंपाउंड वॉल में गोपुरम्स बने होते हैं, जबकि हमारे यहाँ ना तो कंपाउंड वॉल होती है ना ही गोपुरम। आजकल सेफ्टी के लिए बना दी गई है कंपाउंड वॉल, दैट इज डिफरेंट, बट एग्जैक्टली वो नगर स्टाइल के आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, ओके। तो ये दो बेसिक अगर डिफरेंस समझ में आए हो तो अब हम चलते हैं एक एक फीचर को एग्जामिन करने। सबसे पहला फीचर है हमारा टेम्पल प्लान।
नगर स्टाइल में कर्वी लीनियर टावर यानी कि शिखर हम लोग यूज कर रहे हैं गर्भगृह के ऊपर, राइट। ग्राउंड प्लान क्या है हमारा, या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर। एंड ये जो टेम्पल जिस रेस प्लेटफॉर्म पे बन रहे हैं उन रेस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, जगती। ठीक है, ये हो गई नगर स्टाइल की बात। द्रविड़ स्टाइल में जो हमारा शिखर यानी कि विमान, द्रविड़ में हम उसको विमान कह रहे हैं, मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगी, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं उसमें। ठीक है, जो हमारा शिखर है वही उनके लिए विमान है। ठीक है, तो ये पिरामिड लाइक टावर होता है विमान, गर्भगृह के ऊपर ही बना होगा जहां डाइटी बैठे होंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो पूरा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है हमारा, इट इज एनक्लोज बाय हाई वॉल्स, और इन हाई वॉल्स यानी दीवारों के बीच बीच में लगे होते हैं गेटवे, जिन्हें कहा जाता है गोपुरम, दैट इज गेटवे टावर्स। और कई बार होता है कुछ मंदिरों में कि ये जो यहाँ पे जो ये लगे हैं, ये आपके गोपुरम, इनकी हाइट मंदिर के विमान से भी ऊंची होती है। ओके, तो कई बार इंसान यही कंफ्यूज हो जाए कि यार ये एग्जैक्टली है मंदिर या ये एग्जैक्टली मंदिर है। ठीक है, क्योंकि यहां पर विमान की हाइट गोपुरम की हाइट से छोटी हो जाती है, गेटवे ये लोग बहुत ऊंचे बना देते हैं। और कई बार आप यहीं इन्हीं गेटवेज में जाते हो ऊपर, यहाँ बालकनी से आप देखते हो मंदिर को। ठीक है, अभी मैं आगे आपको एक और इमेज दिखाऊंगा इसकी। ओके, ये समझ में आया। और यहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म होगा वो स्क्वायर शेप का हो सकता है या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। और इन टेम्पल्स में इसके अराउंडिंग में ओपन स्पेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंपाउंड वॉल है ना पूरी, तो बीच में ओपन स्पेस भी काफी छोड़ा जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट। तो ये समझ में आया दोनों। अब थर्ड स्टाइल है द्रविड़। ये कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ बोथ नगर स्टाइल एज वेल एज द्रविड़ स्टाइल। यानी कि जो हमारा ग्राउंड प्लान है वो सर्कुलर हो सकता है, स्टार शेप्ड हो सकता है या पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, जबकि उधर हमने देखा या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, द्रविड़ में भी स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, लेकिन यहां पर सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, स्टार शेप प्लेटफॉर्म बनाते हैं या पॉलीगोनल टाइप का भी प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे यूनिक अगर प्लेटफॉर्म हमें कहीं देखने को मिलते हैं तो वो वेसारा स्टाइल में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका जो टावर है दैट इज हमारा शिखर या विमान, ठीक है, इट इज नीदर प्योरली कर्वीलिनियर लाइक नगर और नॉर पिरामिड लाइक, बट एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, थोड़ा सा कर्वी लीनियर भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा पिरामिडिकल भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हुए। ओके, अब आते हैं हम शिखर और विमान में क्या डिफरेंस है अलग अलग। तो नगर स्टाइल में जो हमारा शिखर है वो है रिब डिजाइन का, दैट इज राइजिंग वर्टिकली एंड टेपरिंग एट द टॉप। टॉप तक जाते जाते ऑलमोस्ट पॉइंटेड हो जाता है और उसके ऊपर रखा जाता है स्मॉल कलश। ठीक है, ये नगर स्टाइल में। जबकि शिखर स्टाइल में क्या है कि जो विमान है वो स्टेप टाइप का है, जैसे सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, पिरामिड होते हैं जैसे, राइट। और ऊपर जाते जाते ये भी छोटा छोटा डिमिनिश होता जाता है, और अल्टीमेटली ऊपर जाकर ये पूरा पॉइंटेड नहीं होता है, दिस नॉट गोना बी फुली पॉइंटेड, बट एक्चुअली थोड़ा सा डोम शेप्ड हो जाता है और फिर नीचे आ जाता है। ओके, तो ये ऊपर से थोड़ा सा डोम शेप या आप कह लीजिए कि ऑक्टागोनल शेप का होता है, जबकि जो हमारा नगर है वो ऊपर जाके एकदम से टेपर हो जाता है, बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है। ओके, और यहां पे हमें ऐसे कोई कलश जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है। वेसारा में दोनों चीज पॉसिबल है, वर्टिकल कर्वीलिनियर भी हो सकता है जस्ट लाइक नगर, या फिर हॉरिजॉन्टल टीयर्ड भी हो सकता है स्टेप, जैसा कि द्रविड़ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फीचर शिखर। थर्ड गोपुरम। नगर स्टाइल में तो कोई लार्ज गेटवे है ही नहीं, ठीक है, ना कंपाउंड वॉल है ना गेटवे। लेकिन द्रविड़ स्टाइल में हमें एंट्रेंस पर बड़े बड़े गेटवेज देखने को मिलते हैं, एंड ये बहुत अच्छे से सजाए जाते हैं। इवन मंदिर का जो शिखर है विमान उससे भी ज्यादा सजाए जाते हैं, और कई बार इनकी हाइट मंदिर के विमान से भी ज्यादा ऊंची हो सकती है। वेसारा स्टाइल में गोपुरम्स आर सीन पर जनरली नॉट एज ग्रैंड एज इन द्रविड़ स्टाइल। यहाँ पे वेसारा स्टाइल में गोपुरम बनाए तो गए लेकिन उतने ऊंचे या उतने ज्यादा ऑर्नेट करके नहीं बनाए गए जितने द्रविड़ स्टाइल में होते हैं। ठीक है, दिस वॉज द थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर है मंडप यानी कि हॉल को लेकर। तो यहाँ पर हमारे मंदिरों में नॉर्थ इंडिया में अगर आपने देखे होंगे जस्ट पिलर्ड हॉल्स होते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा एरिया एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा ग्रैंड नहीं होते हैं, ठीक है, जहाँ पे खड़े होकर लोग प्रार्थना करते हैं। द्रविड़ स्टाइल में ये जो मंडप होते हैं काफी बड़े होते हैं, मोर इलेबरेट होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा देवदासी प्रथा, वहीं पर डांस होता है। ठीक है, डांस मंडप, शादी का मंडप भी होता है, वहां के मंदिर बड़े होते हैं। ठीक है, उसमें जो ये मंडप होंगे जहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं वो काफी बड़े और इलेबरेट भी होते हैं। इनफैक्ट कई बार मल्टीपल हॉल्स भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है महामंडप। वेसारा स्टाइल में मंडप्स आर प्रोमिनेंट एंड ऑफन कंटेन ऑर्नेट कार्विंग सिमिलर टू द्रविडियन स्टाइल, बट द डिजाइन कैन बी मिक्स ऑफ बोथ स्टाइल्स। ठीक है, पिलर्स वगैरह भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि द्रविड़ की तरह बिल्कुल एक कॉमन हॉल जैसे हो, पिलर टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को एक बार क्विकली रिवाइज कर लें।
ज्योग्राफिकली नॉर्दर्न इंडिया में, ये सदर्न इंडिया में और ये डेक्कन इंडिया में। शिखर और विमान की बात करें तो नगर में कर्व्ड, टेपरिंग एंड रिप्ड, जबकि द्रविड़ में स्टेप या पैरामेडिकल, वैसारा में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। गोपुरम नॉर्थ इंडिया में तो एब्सेंट है या माइनर होगा, अगर होगा भी तो गेट, और द्रविड़ में गोपुरम बहुत बड़े होते हैं, लार्ज एंड इलैबोरेट। वैसारा में गोपुरम प्रेजेंट तो है बट स्मॉलर देन द द्रविडियन वन। प्लान स्क्वायर रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो भी स्क्वायर रेक्टेंगुलर, लेकिन वो एनक्लोज होगा एक पर्टिकुलर बाउंड्री वॉल के साथ। जबकि वेसारा में जो प्लान है वो स्टार, सर्कुलर या फिर पॉलीगोनल शेप का हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नगर स्टाइल का सन टेम्पल, कोणार्क, खजुराहो। ठीक है, उसके अलावा इधर बृहदेश्वर टेम्पल या मीनाक्षी टेम्पल द्रविड़ स्टाइल, एंड वेसारा स्टाइल में होयसालेश्वरा पट्टडकल में है जो उसके बारे में। ठीक है, ये आप अगर साउथ इंडिया के द्रविड़ टेम्पल को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखिए क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। ये है आपका बहुत बड़ा टैंक, ठीक है, बाथिंग टैंक, ठीक, रिचुअल्स वगैरह में जो यूज होता है। ये है आपका मेन मंदिर। इसके अलावा ये है आपका, यहाँ पर इसमें बना दिए जाते हैं टूरिस्ट वगैरह के लिए रेस्ट हाउसेस भी। ये बना दिया जाता है आपके यहाँ पे पंडित पुजारियों के हवन वगैरह करने की जगह। ये एक जगह बना दी गई है आपको प्रसादम के लिए, ठीक है, यहाँ से आपको प्रसाद मिल सकता है। ये बना दिया जाता है ये एक अलग से, ये विमेन विमेन यहाँ पे बना रही हैं कोलम, यानी कि एक तरह की ड्राइंग जो करनी है वो यहीं पे होती है। सिमिलरली ये जो आप रूम देख रहे हैं ना, ये जनरली होता है आपका अंग प्रदक्षिणम, दैट इज यहाँ पे लोग लेट जाते हैं यहाँ पे, और लेटते लेटते अब ये डीटी तक जाएंगे। ओके, ये एक और रूम बना दिया जाता है, पीपल परफॉर्म द डिवाइन मैरिज हियर, जिसको हम कहते हैं कल्याण मंडपम। ठीक है, साउथ में शादी को कहते हैं कल्याणम, और ये अलग से बना दिए जाते हैं यहाँ पे कल्याण मंडपम। और ये हैं बड़े बड़े गेटवेज जिनको हम कह रहे हैं गोपुरम। लोग इसकी बालकनी से खड़े होके मंदिर के विमान को देखते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं पूरा इतने बड़े कंपाउंड में ये मंदिर पूरा बनाया गया है। ये द्रविड़ स्टाइल में ही होता है, नगर स्टाइल में इतना कुछ नहीं होता। हमारा सिर्फ जो मेन मंदिर है वही होता है नगर में, कहीं एक छोटा बहुत वेल बना दिया तो बना दिया, अदरवाइज कुछ नहीं। यहाँ पे आप देखिए कि जो गोपुरम से ये चारों साइड बनाए जाएंगे एंट्रेंस के लिए, ठीक है, चारों साइड। और कई बार ये गोपुरम की जो हाइट है ये मंदिर के विमान से भी ऊंची हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आर्किटेक्चर पार्ट। एक कलिंग आर्किटेक्चर और आएगा जो मैं आपके साथ सेकंड लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलिए, अब एक और न्यूज आर्टिकल था इन द इंडियन एक्सप्रेस इटसेल्फ अबाउट द लियाकत नेहरू पैक्ट। ठीक है, और क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट इस पैक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में। ओके, इसकी बात मैंने आज सुबह आपके साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ भी की थी। इसी नेहरू लियाकत पैक्ट को हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया था इन्होंने कि हमें एक दूसरे की कंट्री में माइनॉरिटीज को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि देखिए, एक तरफ तो हो रहा है पार्टीशन, और गांधी जी ने कह दिया था कि जिसको जहां रहना है वो रह सकता है, यानी कि मुस्लिम्स चाहें तो इंडिया में भी रह सकते हैं, और हिंदू चाहें तो पाकिस्तान बांग्लादेश, यानी कि जबकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कहीं भी रह सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी जो माइनॉरिटीज रह गई हैं एक दूसरे की कंट्री में या रहना चाहती हैं, उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी एज वेल एज उनकी रिलीजियस फ्रीडम, इन तीनों चीज को इंश्योर करने के लिए कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत थी दोनों कंट्रीज को। तो यहां पर इन्होंने कुछ तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन रखे। फर्स्ट, both countries will ensure complete and equal right of citizenship and security of life and properties to their minorities. This is one thing. Second is full fundamental human rights दिए जाएंगे, that is freedom of movement, freedom of thoughts and expression and right of religion. ये चीजें इंश्योर की जाएगी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाएगी टू मेक श्योर दैट माइनॉरिटीज वुड बी रिप्रेजेंटेड। ओके, और साथ में ये एग्री किया गया दैट नो वन विल वायलेट द रूल्स ऑफ द पैक्ट, एंड सब पूरे एफर्ट्स लगाए जाएंगे इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के। अगर माइनॉरिटीज को किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोनों देशों की गवर्नमेंट मिलके उस चीज को एड्रेस करेंगी बिना किसी डिले के। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक बात इसमें पसंद नहीं आई। उनका यह कहना था कि अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया तो चलिए, इंडियन गवर्नमेंट ने तो अच्छे से निभाया ये सब, ठीक है, हमने सारे राइट्स दिए अपनी माइनॉरिटीज को, अदरवाइज वक्फ बोर्ड जैसी चीज कभी नहीं रखी जाती। अगर हम वाकई सेक्युलर होते तो हम इस तरह की चीजें कभी नहीं रखते, लेकिन हमने रखा। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी हमने जगह दी अपने यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं देखी गई। 23% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन आज 3% बन के रह गई वहां पे। इसी तरह की चीजें हमने बाद में बांग्लादेश में भी देखी, अभी रिसेंटली भी हिंदुओं के अगेंस्ट हमने यहाँ पर प्रॉब्लम देखी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सिंपल सा कहना था कि ये सब छोड़िए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये बेचारे जो नॉन मुस्लिम्स रह गए इन कंट्रीज में,
ये पूरी तरह से रह जाएंगे इस पाकिस्तानी सरकार के रहमो करम पे। जब इन कंट्रीज ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान नहीं मानता अपने आप को सेक्युलर, वो है भी नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं है, ठीक है। तो फिर जो कंट्री ऑलरेडी अपने आप को इस्लामिक डिक्लेयर कर चुकी है, उसके यहाँ माइनॉरिटीज जो रहेंगी, सभी नॉन मुस्लिम्स, हिंदू सिख क्रिश्चियन जैन जो भी हैं, ये सब इन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे कि यार ये जिस तरीके से ट्रीट करना चाहेगी वैसे करेगी, ठीक है। चलिए लियाकत साहब जब तक हैं तब तक ठीक है, उसके बाद अगली जो गवर्नमेंट आई है, जो लोग पावर में उन्होंने नहीं माना, तो इसी श्याम प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि नहीं ये सब मत कीजिए आप, जब पार्टीशन हो ही रहा है तो फिर देयर शुड बी सिस्टमेटिक एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर प्रॉपर्टी। ये चाहते थे कि सिस्टमैटिक एक्सचेंज किया जाए, बिना राइट्स के, बिना लड़ाई झगड़े के, बट पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए, इनका ये ओपिनियन था। लेकिन ये नहीं माना गया, इसलिए इन्होंने फिर इसको रिजाइन कर दिया। हालांकि पहले ये बात करते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहना चाहिए, कोई पार्टीशन नहीं होगा, लेकिन जब लगा कि पार्टीशन इज इनएविटेबल, ये होके रहेगा, तो इन्होंने कहा कि बंगाल शुड बी डिवाइडेड नाउ, ताकि जो वेस्ट बंगाल है वो पूरी तरीके से हिंदू बंगालीज का रह जाए, एंड जो ईस्ट बंगाल है वो पूरी तरीके से मुस्लिम्स का रह जाए। लेकिन जब दिल्ली पैक्ट साइन हुआ, तो बात तो की गई कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, माइनॉरिटी कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा, बट इनको पसंद नहीं आया ये सब। उनका कहना था कि दिस विल लीव हिंदूज इन ईस्ट बंगाल एट द मर्सी ऑफ पाकिस्तानी स्टेट, एंड अल्टीमेटली उनकी बात सच भी साबित हुई कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं मिली। He argued that there should be actually systematic exchange of population and their property, ठीक है, especially in these states त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ईस्ट बंगाल। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही थी, दैट एक प्लान बनाना चाहिए ऑफ ग्रांटिंग हिंदू माइनॉरिटी इन ईस्ट बंगाल एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल इन इंडिया वाइल पुशिंग द मुस्लिम्स माइनॉरिटी इन इंडिया टू द ईस्ट बंगाल। यानी कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम में जो मुस्लिम्स हैं उनको आज के बांग्लादेश भेजा जाए, और बांग्लादेश से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन सबको इंडिया आने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये इनके प्रपोजल्स थे, और जो स्टैंड था इनका दिल्ली पैक्ट के अगेंस्ट, उसकी बात हो गई। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा संथाल हुल को लेकर। एन एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स व्हाई संथाल हुल हैज बीन इग्नोर्ड इन पब्लिक मेमोरी। ये द हिंदू का आर्टिकल था। अब इसके साथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट ओपन योर स्पेक्ट्रम एंड जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स थे उनको एक बार में प्रिपेयर कर लो वहां से। दो चार इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी टाइमलाइन, दैट इज किस ईयर में ये हुए। सेकेंड थिंग इज व्हाट वर द इश्यूज। थर्ड थिंग इज किस रीजन में हुए, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, या नॉर्दर्न इंडिया, या पंजाब रीजन, एंड सो ऑन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पर कौन से गवर्नर जनरल रूल कर रहे थे। ओके, सिर्फ ये तीन चार पॉइंट्स जान लीजिए हर ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, और आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। डोंट रीड लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना आपका काम नहीं है। कोई भी बुक इस पर्पज से नहीं लिखी जाती है कि इसको सिर्फ यूपीएससी वाले ही पढ़ेंगे। ओके, और वैसे भी यूपीएससी माइंड नहीं करता ये सब, तो उसका सिंपल सा है कि एक कुछ कुछ पीवाईक्यू से आपको एक फिक्स थीम का अंदाजा लग जाता है, और ऑफ कोर्स लीडर्स तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये पांच चीज, अगर ये पांच पॉइंट्स आप जानते हो हर ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। डोंट रीड लाइन बाय लाइन, जस्ट गो थ्रू इट वंस, पिक आउट दीज 5 थिंग्स अंडर एवरी ट्राइबल रिवोल्ट, एंड दैट्स इट, गुड टू गो, ठीक है। ईयर याद रहेगा तो आप टाइमलाइन भी अरेंज कर लोगे। अगर आपको 3-4 रिवोल्ट दे दिए जाएं, अरेंज कीजिए कौन सा कब हुआ था। चलिए संथाल रेबिलियन के बारे में बात करते हैं। अब संथाल रेबिलियन के बारे में सबसे पहला एक जो लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये लोग यहीं के रहने वाले थे, जो झारखंड वाला एरिया, वहां के नहीं थे, ये बंगाल के रहने वाले थे। लेकिन बंगाल में काफी बड़ा फेमाइन आया 1770 में, और इस वजह से ये लोग माइग्रेट कर गए थे फ्रॉम प्रेजेंट डे बंगाल टुवर्ड्स दिस संथाल परगना, जो कि उस टाइम तक जंगल ही हुआ करता था पूरा। पर ब्रिटिशर्स चाहते कि चलिए अब तो हम परमानेंट सेटलमेंट ले आए, ठीक है, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आ गया था। तो उसके बाद इन्होंने माना कि अब परमानेंट सेटलमेंट आ ही गया है, रेवेन्यू हमारे पास आएगा ही, तो हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करवाएं और उसमें एग्रीकल्चर हो, ताकि हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना और एग्रीकल्चर, सेटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने संथाल ट्राइबल्स को ऑफर दिया, कम टू दिस रीजन, क्लियर द फॉरेस्ट एंड सेटल डाउन हियर, यहां पे एग्रीकल्चर कीजिए, बंगाल से निकल आइए। विद द इनैक्टमेंट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1790, the East India Company was desperate to bring ever increasing area in its control under settled agriculture. फॉरेस्ट से उनको फायदा नहीं हो रहा था, दे वांटेड कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, इसलिए इन्होंने एक एरिया चूज किया जिसका नाम दिया गया दमन
को, जो कि उस टाइम तक काफी फॉरेस्टेड हुआ करता था, ये सेटल किया गया बाय द संथाल्स, ताकि ये लोग एग्रीकल्चर करते रहें और यहां से एक अच्छा रेवेन्यू आता रहे। ओके, लेकिन जब ये सेटल हुए संथाल्स, उसके बाद इनको समझ में आया कि एग्जैक्टली कॉलोनियल ऑपरेशन होता क्या है। इसके साथ काफी इश्यूज आए, जैसे मनी लेंडर्स का इशू आना शुरू हुआ, पुलिस पावर्स का मिसयूज इन्होंने देखा, देखा कि कॉलोनियल कोर्ट्स भी इन्हीं के फेवर में क्योंकि उस टाइम तक क्या होता था कि रेवेन्यू डिमांड कौन कर रहा है, रेवेन्यू डिमांड कर रहा है कलेक्टर। अब मुझे अगर कलेक्टर का कोई बात सही नहीं लगती है, मुझे लगता है कि अननेसेसरी मुझसे गलत रेवेन्यू ले रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब उस टाइम तक ये होता था कि यही कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हेड बन के बैठा है। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लेकर आया हूं वही वहां कोर्ट में भी बैठा है चेयर पे, तो कैसे जस्टिस करेगा। यही हुआ था ना दीपक मिश्रा के केस में, इनके अगेंस्ट केस आया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, एक विमेन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया, और जिस बेंच के सामने वो केस गया उस बेंच के हेड बन के खुद जस्टिस मिश्रा ही बैठे हुए थे। अब कोई इंसान अपने आप के अगेंस्ट तो नहीं दे देगा जजमेंट कि हाँ मैंने कुछ सेक्सुअली गलत किया है विमेन के साथ, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट कंडीशन थी उस टाइम पर कलेक्टर्स को लेकर। सो यहां पर इन्होंने देखा कॉलोनियल ऑपरेशन अल्टीमेटली। हालांकि बाद में ये संथाल रेबिलियन दबा दिया गया इन 1855, और यही एक रीजन है जब आपसे पूछा जाता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था ये इधर क्यों ज्यादा स्प्रेड क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इस रेबिलियन को ना बहुत ब्रूटली सप्रेस किया गया था। अब ये पॉसिबल नहीं है कि 2 साल में इंसान फिर से लड़ाई के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ जगहों पे रेजिस्टेंस देखा गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 के रिवोल्ट में भी। इसके लीडर्स की बात करें तो मुर्मू ब्रदर्स। पता है आज हम लोग जितने भी लीडर्स देखते हैं ना पॉलिटिक्स में, हमें लगता है कि यार ये कैसे इतना आगे आ रहे हैं, ये बाप दादाओं के दम पे आ रहे हैं, बट ये भी सच है कि हाँ इनमें से कई हैं जो फ्रीडम फाइटर रहे थे, चाहे अब वो आज के मुर्मूज हों, राइट, या चाहे वो डाबी कम्युनिटी रही हो, या फिर आप उधर चले जाइए महाराष्ट्र में छवन फैमिली, इन सब के जो फोर फादर्स हैं ये लोग इंडिपेंडेंस में किसी ना किसी तरीके से रहे हैं, और उन्हीं की का रिजल्ट है कि आज तक उनका एक तरीके से पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डायनेस्टिक टाइप चलता आ रहा है। तो यहाँ पे मुर्मू ब्रदर्स ने फाइट की थी, सिडू कन्हू ये दो नाम आपको याद रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चांद एंड भैरव भी शामिल थे, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट बट इवन विमेन वर पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि इन्हीं की दो बहनें थी फुलो मुर्मू एंड झालो मुर्मू। ओके, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस हुल, संथाल हुल, ठीक है, रिवोल्ट को हुल कहा जाता था यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं था कि नाम अगर संथाल हुल दिया गया है तो सिर्फ संथाल कम्युनिटी लड़ रही थी, नहीं ऐसा नहीं है, और भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो इनके साथ थी। ऑलमोस्ट 32 ऐसी कम्युनिटी थी, जिसमें से एक और इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी हो ट्राइब, ये भी फाइट कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है? और इनफैक्ट इनके साथ ट्राइबल्स के साथ साथ कई नॉन ट्राइबल्स भी इनके इनके साथ फाइट कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि कॉलोनियल पावर यूज कर रही है। और इसमें जब तक की लड़ाई चली, इवन ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 2 बार हारी भी थी बीच में, ठीक, तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ तो आ गई थी कि ये कोई ऐसे इनविंसिबल नहीं है, अगर हम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें तो हम लोग कर सकते हैं। बट 1855 में इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और इस रिवोल्ट को कर्व कर दिया गया, एंड दिस हुल वाज क्वेश्ड बाय अर्ली 1856। अब मार्शल लॉ लगाने का मतलब सिंपल सा है, बूढ़े बच्चे औरतें जो सामने आए गोली मार दो, ठीक है। इनके जो विलेजेस वगैरह, क्योंकि होता है क्या ये लोग लड़ाई करते थे फिर जंगल में भाग जाते थे, तो इनके पूरे विलेज वगैरह को बर्न कर दिया जाता था, ठीक है। एकदम जैसे आज बुलडोजर कल्चर चल रहा है ना कि किसने कुछ गलत किया है घर गिरा दो, वैसे ही उस टाइम चलता था। किसी भी गांव ने हमारे अगेंस्ट विद्रोह किया है या विद्रोह करने वालों की मदद की है, पूरे गांव को जला दो। क्योंकि उस टाइम लोग वैसे भी वो चीज जानते नहीं थे कि हम लोग एक ही कंट्री के हैं या हम लोग एक ही लोग हैं। उस टाइम तो सिंपल था कि ठीक है हम अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं, आर्मी में एम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है हमें लड़ना है लड़ना है, अपने पराये का कोई ज्यादा वो नहीं था उस टाइम। ये सब तो खैर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टिटबिट्स थोड़ी सी, ठीक है। मेजर टॉपिक यही थे इस लेक्चर के, ये फर्स्ट लेक्चर है सिर्फ, अभी तो ऐसे बहुत से लेक्चर आएंगे हिस्ट्री में। एथनिसिटी, रिलीजन एंड शेयर्ड हिस्ट्री, टाइज दैट बाइंड जो पीपल। मुझे आपको बताना है कि जो ग्रुप के अंडर काफी सारे सब ट्राइब्स और क्लैंस आते हैं, जैसे चिन म्यांमार में, ठीक है, कुकी, मीजो, लुशाई, जोमी, पाइटे, हमार, राल्टे, पवी, लाई, मरा, गांटे, थाडो, ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, इसलिए अगर एक बार जान लोगे कि ये जो ग्रुप में ही आते हैं तो बेटर रहेगा। सारे याद नहीं रहेंगे बट जो न्यूज में है एटलीस्ट वो तो याद रखने पड़ेंगे ना, चिन कम्युनिटी वाले म्यांमार साइड, कुकी, मिजो, लुशाई। ओके, सो जो पीपल आर एन एथनिक ग्रुप विच इनहेबिट एरियाज ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चिटागोंग हिल्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ये सब एथनिसिटी
एथनिक टाइज हैं इनके जो अलग अलग कंट्रीज में बस बढ़ गए। ओके, these tribes are believed to have migrated from China through Tibet to settle in Myanmar। okay, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज ही यूज करते हैं ये भी, लेकिन इनके बीच में हिस्ट्री में भी कांस्टेंट फ्यूड्स चलती रही बिटवीन वेरियस ट्राइबल क्लैंस। ठीक है, और इन लोगों ने काफी सारों ने एक दूसरे को इधर उधर ड्रॉप आउट कर दिया, कुछ मिजोरम में चले गए, कुछ मणिपुर चले गए, कुछ म्यांमार में रह गए। Okay, but ultimately, apart from ethnicity, the tribes are also connected together by the Christianity। मैंने आपको जब मिताई और कुकीज का बताया तो उसमें बताया था ना, मिताईज वर प्रिडोमिनेटली हिंदू एंड दीज कुकीज वर एक्चुअली दी क्रिश्चियंस। इसलिए ये लोग थोड़ा मिशनरी एक्टिविटीज की वजह से एजुकेशन में थोड़ा सा ज्यादा आगे हैं एज कम्पेयर टू मिताईज। ओके, अब देखते हैं छोटे छोटे से आर्ट फॉर्म। G20 मीट के टाइम हाईलाइट किया गया कर्नाटका का लंबिनी क्राफ्ट। एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें छोटे छोटे टुकड़े लेके जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये एक पीस हो गया, ये एक पीस हो गया, इन छोटे छोटे पीस को मिलाकर एक बड़ा पीस बनाया जाता है और इसी को कहते हैं हम लोग लंबिनी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा, कहाँ का है, कर्नाटका का। ठीक है, इट इज प्रैक्टिस इन मैनी विलेजेस ऑफ कर्नाटका। दे आर डन बाय स्किल्ड विमेन ऑफ द लंबिनी कम्युनिटी। इन्हीं के नाम पर नाम रखा गया है लंबिनी क्राफ्ट। Okay, Lumbini embroidery involves stitching together small pieces of discarded fabric। The best thing is कि जो फैब्रिक डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है यानी कि छोटे छोटे पीस, इन्हीं को यूज करके ये लोग एक ब्यूटीफुल फैब्रिक बनाते हैं। Significance, this embroidery tradition of Lumbinis are shared in terms of technique and aesthetics with the textile tradition across Eastern Europe, West and Central Asia। ये मोस्टली नोमैडिक कम्युनिटीज हुआ करती थी, इसलिए ये सेम कल्चर सेम पैटर्न हमें और भी रीजन में देखने को मिलता है वर्ल्ड के, जैसे ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एशिया में। कोई लैंग्वेज अभी आपने बहुत कम सुना होगा, इसको अप्रूवल दे दिया गया था कि कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, 8th शेड्यूल में हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि आखिर अगर इसको स्टेटस दे भी दिया तो आखिर इसके बेनिफिट क्या होंगे। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज कि आखिर ये लैंग्वेज है क्या और कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, इसको बोला जाता है जनरली बाय द खोंड कम्युनिटी, जो आपका थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाले एरिया में रहती है। ठीक है, अभी तक मोस्टली उड़ीसा में बोली जाती है एंड इसमें जो स्क्रिप्ट यूज की जाती है वो भी उड़िया स्क्रिप्ट ही होती है। ठीक है, द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें गोंडी और कुवी लैंग्वेज भी आती है। जो हमारे मध्य प्रदेश में गोंड ट्राइब्स हैं वो यही माना जाता है कि ये लोग खोंड से ही निकले। ये जो खोंड है ना, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला रीजन, इन्हीं से निकले थे गोंड, और इन्होंने ही पूरी गोंडवाना डायनेस्टी बसाई थी जिसने मध्य प्रदेश पे काफी टाइम तक रूल किया। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पिंगा लैंग्वेज। Languages listed in 8th schedule of the constitution are given certain benefits and recognition। और यही हमें जानना है। फर्स्ट, अगर इसको ऑफिशियल स्टेटस मिल जाता है दैट मीन्स कि यहां पर इसको आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लाइक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, प्रोसीडिंग्स में या फिर कम्युनिकेशन में। तो इवन आप ये जो कोई लैंग्वेज है अब इसको गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे। ओके, इसके अलावा अब गवर्नमेंट पे एक ऑब्लिगेशन लग जाता है कि आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज को प्रमोट भी करना होगा, डेवलपमेंट के लिए काम करने होंगे, आपको इंस्टीट्यूशन सेटअप करने होंगे जो इस लैंग्वेज के लिए रिसर्च करेगी, इसके लिए फंड एलोकेट करने होंगे। ठीक है, और इवन जो एजुकेशनल मटेरियल है, बुक्स वगैरह, वो भी आपको इस लैंग्वेज में प्रोवाइड करानी होंगी। इवन आप पब्लिक सर्विसेज यूपीएससी वगैरह देते हो तो वहां भी आप क्लेम कर सकते हो कि मैं अपना एग्जाम इस लैंग्वेज में देना चाहता हूं। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है उनके लिए। कल्चरल प्रिजर्वेशन, नाउ एक बार अगर आप 8th शेड्यूल में आ गए तो ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन बन जाता है कि आप इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए स्टेप लेंगे। आपको प्रोडक्शन करना होगा आर्ट, लिटरेचर, मीडिया का इस लैंग्वेजेस में भी। एजुकेशनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है स्कूल्स, कॉलेजेस में, टेक्स्ट बुक्स वगैरह में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पर इस लैंग्वेज में डिबेट कर सकता है। ओके, सो करेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन दी 8th शेड्यूल। संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर पे मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी आपको इन डिटेल लेक्चर दे रखा है यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब की एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा अबाउट संगम लिटरेचर। एक ही वीडियो है लेकिन मैंने पूरा डिटेल में लिया है बिकॉज माई ऑप्शनल वाज हिस्ट्री, सो आई नो
उसको कितना डिटेल में जाना था, एंड वहां पे आपको संगम लिटरेचर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है, ठीक है, जस्ट टू कवर दिस न्यूज आर्टिकल, बट अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, 3 संगम हुए थे हमारे, ठीक है, इनको तमिल में मुशंगम भी कहा जाता है, ठीक है, और किसकी पैट्रोनेज में हुए थे? पांड्या डायनेस्टी की। फर्स्ट संगम हुआ था मदुरई में, जिसे कहा जाता है कि गॉड एंड लेजेंडरी सेज वगैरह ने अटेंड किया था, लेकिन यहाँ का कोई भी लिटरेरी वर्क सरवाइव नहीं कर पाया, तो हमारे पास इसका फर्स्ट संगम का कोई भी लिटरेचर नहीं है। सेकंड संगम हुआ था कपटपुरम में। इसका लिटरेचर जो भी बना होगा, लिटरेरी वर्क, वो सब खत्म हो गया, बट एक बच गया, दैट इज तोलकप्पियम, जिसे लिखा था तोलकप्पियार ने। थर्ड संगम वापस से हुआ था मदुरई में। इट वॉज फाउंडेड बाय मुदत्थी रुमरन, बड़े अजीब से नाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी काफी सारा लिटरेचर बनाया गया, बट उसमें से कुछ ही सरवाइव कर पाया, ठीक है, वो सारी डिटेल मैंने आपको पहले से दे रखी है, उस वीडियो में देख लेना। कलेक्शन ऑफ संगम लिटरेचर में मेजरली इंपॉर्टेंट वन है तोलकप्पियम, एतुतोगई, पट्टू पट्टू, पथिनेन किलकनक्कू, एंड 2 एपिक्स हैं, जैसे हमारे रामायण महाभारत है वैसे यहाँ पर भी हैं, सिलपतिगरम एंड मणिमेगले। इन दोनों के पीछे की जो स्टोरी है, लव स्टोरी, वो आप उस लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। तोलकप्पियम को लिखा था तोलकप्पियार ने, ये सबसे अर्लीस्ट वर्क माना जाता है ऑन दी तमिल ग्रामर। इसके अलावा इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्सो। इटुत हो गई, इसे 8 एंथोलॉजीज कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स, एंड पट्टू पट्टू ये मानी जाती है 10 इडलीज, ओके, ये पूरे 10 नाम्स आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड बोथ दिस वर्क, इटुत हो गई एंड पट्टू पट्टू, इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक है अहम, दैट मीन्स लव, एंड अदर है पुरम, दैट इज वेलोर। पथिनेन किलकनक्कू, इसके पूरे 18 वर्क के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर 18 वर्क्स आते हैं जो मोस्टली डील करते हैं विद एथिक्स एंड मॉरल्स, ठीक है। और इन 18 में से सबसे एक इंपॉर्टेंट है तिरुकुरल, ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर। सिलपतिगरम ये लिखा था इलांगो अधिगल ने, एंड मणि मेघले ये लिखा था सित्तालई सतनार ने, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है याद रखने में, तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। मनी मीन्स पैसे, ठीक है, एंड सट्टा, ठीक है, अगर सट्टा खेलना है तो मनी की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो मणि मेघले बाय सित्तानल सतनार, और अदर वन इलांगो इदिगल सिलपति करम, ठीक है, ये तो राजकुमार हुआ करते थे, वहां के जो राजा थे उनके भाई थे, ठीक है। दूसरा पीआईबी से एक और न्यूज आर्टिकल है, बस अब खत्म करते हैं लेक्चर को 2 मिनट में, ठीक है। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रिवाइव द डाइंग नाम द आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो फर्स्ट थिंग इज कि दिस नाम द आर्ट बिलोंग्स टू विच रीजन? जम्मू एंड कश्मीर। है क्या ये? एक तरह का ववन फैब्रिक है, आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना स्टिच नहीं किया जाता है, वीव नहीं किया जा रहा है इसको, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस किया जाता है, और तब जाकर ये एक पर्टिकुलर फैब्रिक बनता है। ये 3-4 आप देख रहे हैं, इनको ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस करके बनाया जाता है, रादर देन स्टिचिंग थ्रू थ्रेड और निडल्स, ओके। इट इज मेड ऑफ शीप वूल थ्रू फेल्टिंग टेक्निक। फेल्टिंग टेक्निक यही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए टेक्सटाइल और फैब्रिक बाय कंबाइनिंग एंड कंप्रेसिंग द लूज फाइबर्स वूल और हेयर। यहाँ पे आप कंबाइन कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, आप यहाँ पे स्टिच नहीं कर रहे हो, यही डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल भी बनता है कि कैसे हम लोग स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में अपने जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2000 से ज्यादा कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए, उनको ट्रेन किया जाएगा इन दी नामदा क्राफ्ट, क्योंकि ये डाई हो रहा था, ऑलमोस्ट मर रहा था। So this sets a great example of public-private partnership model in the field of skill development as it is being implemented in collaboration with local industry partners. ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नेवी, इन्होंने साइन किया है एक एंशिएंट स्टिचिंग शिप बिल्डिंग मेथड, जिसे कहता है तनकाई मेथड। एंड डेफिनेटली इस तरह की चीजें यूपीएससी बहुत पूछता है प्रीलिम्स में। अगर सिंपल आपसे पूछा जाए टंकाई मेथड इन न्यूज था, क्या होता है ये? एक सिंपल सी बात है कि आप इमेजिन कीजिए कि शिप बिल्डिंग पहले भी होती थी पुराने जमाने में, ठीक है, हम लोग पर्ल्स की फार्मिंग करते थे ओशियंस में जाके, तब तो आयरन, ये जो कील होती है, ठीक है, ये तो आई नहीं थी ठोकने के लिए। तो उस टाइम नाव कैसे बनाई जाती है? उस टाइम ये इस तरीके से बनाए जाते थे कि ये सपोज कीजिए आपके 2 वुडन प्लैंक हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसके अंदर छोटे छोटे होल किए जाएंगे, ये ऊपर वाले में वुड में भी कर दिए, ठीक है, नीचे भी कर दिए, और फिर इनको ये जो रस्सी है जो जूट फाइबर वगैरह से बनाई जाती है, कोकोनट वेस्ट से बनाई जाती थी, इन रस्सियों के थ्रू इनको स्टिच किया जाता था आपस में। इस वक्त तक नेल्स नहीं आई थी, ये बाद में जब यूरोपियंस वगैरह आए तब की बात अलग है, ठीक है। बट इस वक्त तक हम लोग ये वाली टेक्निक यूज कर रहे थे, जहां पे लकड़ियों को 2 वुड प्लैंक्स को जोड़ा जाता था
इन काइंड ऑफ स्टिचिंग के थ्रू, ठीक है। इसी को कहा जाता था टंकाई मेथड। तो अगर क्वेश्चन आता है तो दिस विल बी ए लो हैंगिंग फ्रूट, ये आपको जरूर आना चाहिए। तो इसी को इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कि हम इस मेथड को रिवाइव करेंगे। दिस इज 2000 ईयर ओल्ड टेक्निक ऑफ शिप बिल्डिंग, इट इज नोन एज स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड। ओके, यहाँ पे वुडन प्लैंक जो होते थे अलग अलग, उनको साथ में स्टिच किया जाता था। हालांकि उसके बाद जब यूरोपियन शिप्स आना शुरू हुई इंडिया में तो देयर वाज अ शिफ्ट इन शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, फिर वो मॉडर्न तरीके से बनने लगी, आयरन नेल्स यूज होने लगे और फिर ये सब आर्ट थोड़ा सा डाई होना शुरू हो गया। लेकिन आज भी जो स्मॉल फिशिंग बोट्स हैं वो इसी तरह की टेक्निक यूज करती हैं, टंकाई मेथड। ओके, दिस इज लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, छोटा सा आर्टिकल है। जैसलमेर से फॉसिल मिले हैं हमें एक प्लांट ईटिंग डायनासोर स्पीशीज के थार डेजर्ट से, तो उसी पे बेस इसका नाम रख दिया गया। आप देख सकते हैं कि गर्दन कितनी लंबी है, ठीक है, और ये सिर्फ प्लांट्स खाता था। तो थार डेजर्ट पर ही इसका नाम रख दिया गया है थारोसोरस इंडिकस, इंडिकस मीन्स इंडिया। ठीक, इसके फॉसिल्स हमें कहां से मिले? जैसलमेर राजस्थान से। एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज सीताखली फोक आर्ट। ये कहां प्रैक्टिस किया जाता है? ये प्रैक्टिस किया जाता है केरल में ओनम फेस्टिवल के टाइम। इसे इट इज जनरली परफॉर्म बाय दी दलित आर्टिस्ट जो कि वेदा या फिर पुलाया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वेदा पे अभी एक मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की, ठीक है, इसी नाम से आई थी। ओके, यहां पर ये लोग बताते हैं सीता जी की जर्नी फ्रॉम वन यात्रा, यानी कि फॉरेस्ट गई थी तब से लेके तो जब वो जमीन में धरती में समा गई तब तक, यानी कि अंतर्धमन, ठीक है। तो इसके बीच की जो जर्नी है सीता जी की उसको पोर्ट्रे किया जाता है यहां पर, और कौन कर रहा है? दलित आर्टिस्ट। ओके, इसके अलावा यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जैसे गंजीरा, मणिकट्टा, चिरत्ता एंड काईमनी। Okay. Sitakhali songs were orally transmitted from one generation to the next, which led to a pause in the tradition. तो इसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। Okay, so this was the lecture number 1 of prelims revision series history module. आपने देखा हम prelims और स्टैटिक और करंट को किस तरीके से लिंक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। अराउंड 15-20 आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। दिस वॉज जस्ट डेमो लेक्चर। अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर हिस्ट्री मॉड्यूल द फीस इज जस्ट 750 रुपीज। ओके, सो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मॉड्यूल्स चल रहे हैं। हिस्ट्री अलग है, साइंस टेक अलग है, एनवायरमेंट अलग है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको जो यूजफुल लगता है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा इकट्ठा लेने की जरूरत नहीं है जैसा कि लास्ट ईयर था। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।